जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS 365 सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पर्यावरण कर रहे हैं। तो यह हमारा 11 वीडियो लेक्चर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले के 10 वीडियो लेक्चर देखे होंगे, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण से रिलेटेड कई सारे टॉपिक किए हैं और आज भी उन्हीं टॉपिक में एक टॉपिक चलेगा। आज हम लोग ऊर्जा के बारे में देखेंगे, ऊर्जा से रिलेटेड सारे टॉपिक जो भी न्यूज़ में रहे पिछले 1 साल के दौरान। तो यह 7वां टॉपिक रहेगा, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहीं से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होगा। मगर आपसे स्टार्ट करने से पहले आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और नए नए वीडियो जो एग्ज़ाम में आपके लिए लाभकारी होंगे वैसे बना कर लाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ हमारा टॉपिक आ गया ऊर्जा दक्षता, जिससे पहला टॉपिक रहेगा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। मगर इससे पहले शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक, जिसमें रहेगा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 लागू हुआ है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के बारे में तो देखते हैं ये क्या है। तो यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। ध्यातव्य है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ऊर्जा की खपत को विनियमित करने एवं ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ऊर्जा की बचत से संबंधित है। 2022 का संशोधन पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है। इस प्रकार नवीनतम संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मूल अधिनियम के कार्यक्षेत्र और लक्ष्य को व्यापक बनाना है। नए अधिनियम में शामिल मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं। तो कार्बन क्रेडिट व्यापार, यह केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट व्यापार संबंधी योजना बनाने का अधिकार देता है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट होता है। यह इसके खरीदार या धारक को एक मिश्रित मात्रा में CO2 का उत्पादन या अन्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्र सरकार या अन्य अधिकृत एजेंसियां कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत पंजीकृत संस्थाओं एवं अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी बाध्यता, 2001 के अधिनियम ने केंद्र सरकार को ऊर्जा खपत मानक निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया था। इस संशोधन के माध्यम से सरकार नामित उपभोक्ताओं DCs के लिए उनकी ऊर्जा आवश्यकता के निर्धारित हिस्से की पूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से करना अनिवार्य कर सकती है। गैर जीवाश्म स्रोतों में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया आदि शामिल है। उपर्युक्त दायित्व को पूरा करने में विफलता को दंडनीय बनाया गया है। इसके लिए 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण संहिता 2001 के अधिनियम ने केंद्र सरकार को भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता बनाने का अधिकार दिया था। संशोधन के माध्यम से इसके स्थान पर ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता का प्रावधान किया गया है। यह नई संहिता ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं हरित भवनों के लिए अन्य अनिवार्यताओं हेतु मानदंड तैयार करेगी। 2022 के संशोधन के तहत 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर भी नई संहिता लागू होगी। यह राज्य सरकारों को इस लोड की सीमा, लोड थ्रेशोल्ड को काम करने का अधिकार भी देती है। वाहनों और जलयानों के लिए मानक, 2001 के अधिनियम के तहत ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, ट्रांसमिशन या आपूर्ति करने वाले उपकरणों और यंत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानक निर्धारित किए जा सकते हैं। यह संशोधन वाहनों और जलाशयों, जलयानों, जहाज़ों और नावों सहित को शामिल करके इस अधिनियम के दायरे का विस्तार करता है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत परिभाषित वाहन भी शामिल है। SERCs का विनियामक शक्तियाँ, 2001 का अधिनियम राज्य विद्युत नियामक आयोग SERCs को अधिनियमित के तहत जुर्माने के संबंध में निर्णय देने का अधिकार देता है। 2022 का संशोधन SERCs को यह अधिकार देता है कि वह अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विनियमन भी बना सकता है। राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष, स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड संशोधन के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा संरक्षण कोष का गठन करें।
इस कोष में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होगा। ऊर्जा दस्ता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की गवर्निंग काउंसिल की संरचना 2022 का संशोधन BEE की गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद में विविधता लाते हुए सदस्यों और सचिवों की संख्या में वृद्धि करना है। यहाँ पे देखिए 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ECA 2001 में किए गए संशोधन, मतलब 2010 में क्या संशोधन किया गया था उसमें देखते हैं। तो ECA 2001 में पहली बार 2010 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना एवं निम्नलिखित विषयों को इसके दायरे में लाना था। भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानक, अप्लायंसेस और उपकरणों के लिए उन्नत ऊर्जा दस्ता मानदंड लागू करना, ऊर्जा गहन नामित उपभोक्ताओं डिजाइंड कंज्यूमर DCs के बीच ऊर्जा बचत के व्यापार के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, दस्ता और खपत संबंधी मानदंडों के उल्लंघन और अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए जुर्माने में वृद्धि करना, विद्युत अपीलीय अधिकरण APTEL द्वारा अपील की सुनवाई का प्रावधान करना। तो यह न्यूज़ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला न्यूज़ है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI। तो सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI राउंड 1 का शुभारंभ किया है। इस सूचकांक के बारे में देख लेते क्या है। तो यह पहला सूचकांक है जिसका लक्ष्य जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। इस सूचकांक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो ऊर्जा की सुलभता, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार करने संबंधी प्रयासों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना, राज्य स्तर पर वहनीय, सुलभ, कुशल और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ने वाले कार्यक्रमों के संचालन में मदद करना, ऊर्जा और जलवायु के अलग अलग नियमों पर राज्यों के बीच स्वास्थ्य प्रावधानों को प्रोत्साहित करना। मानदंड, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मानदंडों में रैंकिंग प्रदान की जाती है। इन मानदंडों में कुल 27 संकेतक शामिल है। यह 6 मानदंड निम्नलिखित है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की सुलभता, वहनीयता और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय संधारणीयता और नई पहल। राज्यों का वर्गीकरण किस किस आधार पर दिया हुआ है? तो बेहतर तुलना के लिए राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। SEC राउंड 1 स्कोर के परिणाम के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अग्रणी या फ्रंट रनर, प्राप्तकर्ता या अचीवर्स और प्रयासरत और एस्पिरेंट्स। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन। तो कौन सा प्रदेश का कैसा प्रदर्शन रहा यह देखें। यहाँ पे आधे से अधिक राज्यों ने औसत से अधिक स्कोर प्राप्त किया। समग्र प्रदर्शन क्या रहा? तो शीर्ष स्कोर प्राप्त करने वाला चंडीगढ़ रहा, न्यूनतम स्कोर प्राप्त करने वाला लक्षद्वीप रहा। वर्गीकरण के आधार पर शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता कौन थे? तो बड़े राज्य में था गुजरात, केरल और पंजाब, और छोटे राज्य में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली तथा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। और यहाँ पे देख लेते हैं SECI में मानदंडों का भारांश। तो किसका भारांश कितना है? तो डिस्कॉम का प्रदर्शन यह 40% है, ऊर्जा की उपलब्धता, वहनीयता और विश्वसनीयता 15%, स्वच्छ ऊर्जा पहल 15%, ऊर्जा दक्षता 6%, पर्यावरणीय स्थिरता 12% और नई पहल 12%। यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है, SEC स्कोर दिया हुआ है। तो अग्रणी या फ्रंट रनर शीर्ष 1/3, तो समग्र SECI स्कोर जो होगा वह 46 के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। प्राप्तकर्ता या अचीवर्स मध्य के 1/3, तो समग्र SECI का स्कोर 36 और 46 के बीच होगा। प्रयासरत या एस्पिरेंट न्यूनतम 1/3, तो समग्र SECI स्कोर से कम या 36 के बराबर। फिर विश्व भर में अन्य ऊर्जा सूचकांक और भारत के प्रदर्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक ग्राफ में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सूचकांक है वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलेमा इंडेक्स WETI, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI, फिर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECAI और ऊर्जा
परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI। तो प्रकाशन करने वाले एजेंसी कौन कौन सा है? तो विश्व ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक, यह हो जाएगा वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलेमा इंडेक्स का। यह क्या मापता है? तो यह किसी देश के ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा समता, पर्यावरणीय संधारणीयता के संदर्भ में ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन को मापता है। भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा 127 में। यह सारा डेटा 2021 वर्ष का, कुछ 2022 का भी है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? तो शीर्ष 3 रहेगा स्वीडन, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। उसी तरह से एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स ETI में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह मापता है देश की ऊर्जा प्रणाली संबंधी जानकारी की जांच करना, और भारत का स्थान रहा 87 115 देशों में। शीर्ष 3 देश रहे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। अगला है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो इसमें अर्नेस्ट एंड यंग यह जारी करता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक ऊर्जा अनुपूर्ति, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी और व्यापार करने की क्षमता संबंधी किए गए निर्देश के आधार पर देश की रैंकिंग करता है। इसमें भारत का तीसरा स्थान रहा 40 देशों में। शीर्ष 2 रहा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, और भारत तीसरा। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI। या जर्मन वॉच EV जारी करता है। वर्ष 2030 तक के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में देश की प्रगति को मापता है और देश के जलवायु सूचकांक प्रदर्शन की तुलना करता है। इसमें भारत का स्थान 10वां रहा 63 देशों में। शीर्ष 6 रहे डेनमार्क चौथा, स्वीडन 5वां और नॉर्वे 6ठा। इसमें पहले 3 पर कोई भी देश नहीं रहा। अन्य ऊर्जा दक्षता पहल, अदर एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव कौन कौन सा देख लेते हैं। तो पहला, भारत में चयनित MSME क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु प्रोत्साहन परियोजनाएं कौन कौन सा देख लेते हैं। इस परियोजना की सफलता को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में प्रदर्शित किया गया था। इस परियोजना को 2011 में शुरू किया गया था। इसे BEE के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO ने क्रियान्वित किया। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ने इस परियोजना का वित्त पोषण किया। इसका उद्देश्य चयनित ऊर्जा गहन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता लाना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए बाजार प्रणाली विकसित करना है। इस परियोजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। अगला है सक्षम 2022। तो इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA का वार्षिक जन केंद्रित ईंधन संरक्षण अभियान है। यह 1 महीने तक चलेगा। PCRA पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह पेट्रोलियम संरक्षण के लिए बनाई जाने वाली नीतियों और रणनीतियों को प्रस्तावित करने में सरकार की मदद करता है। इसका उद्देश्य देश की तेल आवश्यकता पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में ईंधन संरक्षण और हरित पर्यावरण का संदेश प्रसारित करना है। अगला टॉपिक है संधारणीय कृषि, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इससे पहला न्यूज़ है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने कृषक समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल शुरू किया है। प्राकृतिक कृषि के घटक देख लेते हैं क्या क्या है। तो बीजामृत, इसके तहत गाय का गोबर, मूत्र और चूने के मिश्रण से बीज को पोषण प्राप्त किया जाता है। फिर जीवामृत, इसके तहत गौमूत्र, गोबर, बेसन, दाल से बना और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। फिर मल्चिंग, इसके तहत मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए वृक्षों, फसल, बायोमास आदि का उपयोग करके सूक्ष्म जलवायु दशाओं का निर्माण किया जाता है। अगला है पादप संरक्षण, इसके तहत जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। यह कीट रोग और खरपतवार की समस्या को कम करने के साथ पादपों की सुरक्षा करता है तथा मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करता है। अगला है वापसा, इसके तहत जलवाष्प का संघनन करने के लिए मिट्टी में केचुए को सक्रिय किया जाता है।
तो देखते हैं अनुसंबंधित तथ्य से क्या है। तो यह पोर्टल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा, संसाधन क्रियान्वयन की प्रगति, किसान पंजीकरण आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। यह जानकारी देश में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने में सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में भारत में प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आता है। प्राकृतिक कृषि के बारे में, यह एक पारिस्थितिकी कृषि दृष्टिकोण है। इसमें कृषि प्रणाली प्राकृतिक जैव विविधता के साथ कार्य करती है। यह मृदा की जैविक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है तथा खाद्य उत्पादन प्रणाली के साथ साथ जीवित जीवों की जटिलता का प्रबंधन करती है। यह रसायन युक्त और पशुधन आधारित कृषि है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में, तो भारत में प्राकृतिक कृषि की परंपरागत कृषि विकास योजना PKVB के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत एक उप मिशन है जो सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन NMSA के दायरे में आता है। BPKP को पूरे देश में लागू करने के लिए प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन NMNF भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना का कुल प्रव्यय 6 वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 की अवधि के लिए 4645.69 करोड़ रुपए हैं। यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है तथा राज्यों को वर्षवार लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करना होगा। प्राकृतिक कृषि के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संसाधन ज्ञान के भागीदार के रूप में शामिल है। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र NCONF के कार्य होंगे। क्या क्या कार्य हैं देख लेते हैं। तो प्राकृतिक कृषि के लिए प्रमाणन कार्यक्रम का विकास करना, प्रमाणीकरण प्रबंधन के लिए सचिवालय की स्थापना, पोर्टल का विकास, प्रबंधन, रखरखाव और अन्य पोर्टल के साथ एकीकरण, ये सभी उसके कार्य हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे प्राकृतिक कृषि के लाभ। तो क्या क्या लाभ है इनके, ये देखते हैं। तो पहला, यह कीटनाशकों और रसायनों से संबंधित पर्यावरणीय जोखिम को कम करता है। दूसरा, इससे स्वस्थ मृदा का निर्माण होता है। तीसरा, इससे मृदा अपरदन में कमी आती है। चौथा, इससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। पाँचवा हो जाएगा, यह जल संरक्षण और बेहतर जल स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में सहायता करता है। छठा हो जाएगा, इससे शैवाल प्रस्फुटन में कमी आती है। सातवां, यह पशु स्वास्थ्य और जन कल्याण में सहायक है। आठवां, यह जैव विविधता को बढ़ावा प्रदान करता है। मिशन के उद्देश्य क्या क्या है, तो इसमें टोटल 6 उद्देश्य हैं। देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला हो जाएगा, बाहर से खरीदे गए इनपुट्स आदानों से मुक्ति के लिए खेती की वैकल्पिक प्रणाली को बढ़ावा देना। दूसरा, देशी गाय और स्थानीय संसाधनों पर अधिक आधारित एकीकृत कृषि पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय बनाना। तीसरा हो जाएगा, किसानों के साथ भागीदारीपूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। चौथा हो जाएगा, देश के विभिन्न भागों में प्रचलित प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में जानकारी एकत्र करना तथा उन्हें सत्यापित करना और उनका दस्तावेजीकरण करना। पाँचवा हो जाएगा, प्राकृतिक कृषि के बारे में जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने, प्रोत्साहन देने एवं इससे प्रदर्शन हेतु गतिविधि प्रारंभ करना है। छठा हो जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए मानक प्रमाणन की प्रक्रिया और ब्रांडिंग को तैयार करना। जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बीच में समानता क्या है, तो यह देख लेते हैं। दोनों प्रकार की कृषि गैर रासायनिक तरीके से की जाती है। ये दोनों कृषि पद्धति विविधता पर आधारित हैं। इसमें खेत पर ही बायोमास का प्रबंधन और जैविक पोषण का पुनर्चक्रण किया जाता है। इसमें विविधता बहुफसली चक्रीकरण और संसाधन का पुनर्चक्रण प्रमुख है। जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बीच में अंतर, तो अंतर क्या है यह देख लेते हैं। तो जैविक कृषि में देखते हैं, इसमें खेत से बाहर के ऑफ फार्म ऑर्गेनिक और जैविक उत्पादों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कृषि में इसमें किसी भी बाहर इनपुट का उपयोग नहीं होता है। इस कृषि में देशी गाय को ऑन फार्म इनपुट जीवामृत, बीजामृत और धनाजीवामृत
शामिल है। दूसरा, इस कृषि में खनिजों के उपयोग के माध्यम से सूक्ष्म पोषण सुधार किया जाता है। प्राकृतिक कृषि में इसमें खाद, वर्मी कंपोस्ट और खनिजों के उपयोग से की अनुमति नहीं होती है। तीसरा, हल जुताई, खाद मिलना, निराई और अन्य मूलभूत कृषि गतिविधियों की अभी भी आवश्यकता है। प्राकृतिक कृषि में इसमें ना हल, ना मिट्टी, ना जुताई, ना खाद और ना ही निराई की आवश्यकता होती है। चौथा, यह कृषि व्यापक रूप से लोकप्रिय है। इसका वैश्विक बाजार 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। प्राकृतिक कृषि इस कृषि के उभरते बाजार अभी विकासशील अवस्था में हैं। अगला न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट IYM 2023। सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 IYM 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन इटली के रोम में किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष IYM 2023 के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र 2021 ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष IYM घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। IYM 2030 खाद्य सुरक्षा और पोषण में मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना था। IYM 2023 निम्नलिखित के लिए एक अवसर प्रदान करता है। कौन कौन सा है? तो वैश्विक उत्पादन में वृद्धि का, कुशल प्रसंस्करण और फल चक्र के बेहतर उपयोग का, खाद्य बास्केट के एक प्रमुख घटक के रूप में मोटे अनाज को बढ़ावा देने का और मोटे अनाज पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का। फिर मिलेट्स, मोटे अनाज के प्रकार कौन कौन सा है? तो इसके 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, मेजर प्रमुख मिलेट्स, फिर माइनर या गौण मिलेट्स और स्यूडो छद्म मिलेट्स। तो मेजर मिलेट्स कौन कौन सा है? तो ज्वार हो जाएगा, सोरधम, पर्ल मिलेट, बाजरा और फिंगर मिलेट रागी। फिर माइनर या गौन मिलेट कौन कौन सा हो जाएंगे? तो देख लेते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी, प्रोसो मिलेट, चेना या बर्री, लिटिल मिलेट, कुटकी, बर्नियार्ड मिलेट, सावा, कोडो मिलेट, कोडन और स्यूडो छद्म मिलेट कौन कौन सा है? देख लेते हैं, तो वॉकवीट, कुट्टू और अमरनाथ या रामदान या राजगीर। तो मोटे अनाज के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो बाजरा छोटे दाने वाले अनाजों का एक विविधतापूर्ण समूह से संबंधित है। यह भारत के विभिन्न भागों में स्वदेशी किस्मों के रूप में उगाए जाते हैं। मोटे अनाज को लोकप्रिय रूप से पोषक अनाज या न्यूट्री सीरियल कहा जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर के सामान्य काम-काज हेतु आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा और 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% आहार युक्त फाइबर होता है। हरित क्रांति से पहले मोटे अनाज भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाले अनाजों में से एक था। हालांकि मोटे अनाज को पशुओं को खिलाने के लिए एक सीमांत चारे की फसल के रूप में बदल दिया गया। भारत में प्रति वर्ष लगभग 16 मिलियन टन बाजरे का उत्पादन होता है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 20% है। अफ्रीका और अमेरिका इसके प्रमुख उत्पादक हैं। भारत ने 2021-22 के दौरान 34.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मोटे अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। भारत में शीर्ष 5 मोटे अनाज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। मोटे अनाज के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें कौन कौन सी पहलें देख लेते हैं। तो 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की गई। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मध्याह्न भोजन योजना के तहत सप्ताह में कम से कम एक बार मोटे अनाज की आपूर्ति को अनिवार्य किया गया है। मोटे अनाज के फायदे क्या क्या है? तो देख लेते हैं। उपभोक्ता के रूप से तो यह अनाज ग्लूटेन मुक्त होने के कारण सीलिएक रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़, गैस्ट्रिक अल्सर या आंत के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये प्रोबायोटिक का भी काम करते हैं। ये कब्ज़, अधिक गैस बनने जैसे समस्याओं को दूर करने में सहायक हैं। ये एनीमिया, यकृत विकार और अस्थमा को कम करने में सहयोग करते हैं। किसान के रूप से देखते हैं क्या फ़ायदेमंद है इसका। तो इसकी खेती में जोखिम की संभावना कम होती है, क्योंकि ये चरम मौसम को सहन करने में सक्षम होते हैं। इसकी खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों जैसे इनपुट की आवश्यकता कम पड़ती है। इसमें मिश्रित फसल की खेती के तहत अंतर फसल के रूप में उगाया जा सकता है। फिर परितंत्र के रूप में देखते हैं क्या है फ़ायदा इसका।
तो मोटे अनाज संधारणीय उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। ये जलवायु कार्रवाई से जुड़े प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये शून्य भूखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। ये बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अगला न्यूज़ है प्रत्यक्ष धन बीजारोपण, डायरेक्ट सीडेड राइस, DRS। तो यह क्या है, तो सुर्खियों में क्यों रहा? तो किसानों ने पंजाब में धान की रोपाई के लिए DRS तकनीक को अपनाने से मना कर दिया है। DRS के बारे में देख DSR के बारे में देखें क्या है, तो DSR नर्सरी से रोपने के बजाय खेत में बोए गए बीजों से धान की फसल तैयार करने की प्रक्रिया है। यह पानी बचाने वाली धान की बुआई की तकनीक है। DSR को बीज बिखराव तकनीक, ब्रॉडकास्टिंग पद्धति भी कहा जाता है। चावल की खेती के अन्य पद्धति क्या क्या देख लेते हैं। तो चावल गहना प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI। यह पद्धति सबसे पहले मेडागास्कर में विकसित हुई थी। यह 15% से 20% तक भूजल की बचत करती है, साथ ही चावल का उत्पादन में भी सुधार करती है। अगला है प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन। इसके तहत बीजों को पहले नर्सरी में बोया जाता है। 3 से 4 पत्ते दिखाई देने पर अंकुरन का मुख्य खेत में रोपण किया जाता है। इसके लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगला है ड्रिल पद्धति। इसके तहत एक व्यक्ति हाल से ज़मीन में गड्ढे बनाता चलता है और दूसरे व्यक्ति बीज बोता है। इस पद्धति में भूमि जोतने के लिए बैल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। फिर अगला है जापानी पद्धति। बीजों को नर्सरी क्यारियों में बोया जाता है और फिर मुख्य खेत में रोपित किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं प्रत्यक्ष धान बीजारोपण, DSR के लाभ और DSR से जुड़े चिंताएं। तो यह श्रम बचाता है, आसान और तेज़ी बुआई के लिए, बुआई निर्धारित समय सीमा के लिए की जाती है, फसल 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाता है। इससे अगली फसल को बोने के लिए समय मिल जाता है। जल की कुशलता से उपयोग किया जाता है, साथ ही इसमें जल की कमी को सहने की भी क्षमता होती है। मीथेन का कम उत्सर्जन होता है। फिर DSR से जुड़े चिंताएं कौन कौन से देख लेते हैं। तो रोपण पद्धति की तुलना में अधिक बीज की ज़रूरत पड़ती है। DSR में लेज़र तकनीक के जरिए भूमि समतल करना अनिवार्य है। इसकी लागत 1000 रुपये प्रति एकड़ आती है। रोपण पद्धति में इसकी आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष बीज रोपण वाली कुल फसलों को ठंड या गर्म स्थितियों में उगाना मुश्किल होता है, सानकानी उपलब्ध नहीं है। DSR के लिए बीज की आवश्यकता 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ है। इसके विपरीत रोपण पद्धति में 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगला टॉपिक है मिसलेनियस से पहला है राइट टू रिपेयर पोर्टल। सुर्खियों में क्या है, क्यों है, तो हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग DCA ने संधारणीय उपयोग के माध्यम से लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राइट टू रिपेयर पर एक समिति का गठन किया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है, तो इस फ्रेमवर्क के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों की पहचान की गई है। तो कौन कौन सा है, तो कृषि संबंधी उपकरण, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट, उपभोक्ता वस्तुएं और ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल उपकरण। राइट टू रिपेयर आंदोलन के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो राइट टू रिपेयर आंदोलन के समर्थक कंपनियों को उपभोक्ता तथा मरम्मत करने वाली दुकानों के साथ स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उत्पादन की मरम्मत के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने की मांग करता है। इससे इन उत्पादों के जीवन चक्र बढ़ाया जा सकता है और इसे अपशिष्ट में जाने से बचाया जा सकता है। राइट टू रिपेयर को अमेरिका व ब्रिटेन सहित यूरोपीय संघ ने भी मान्यता दी है। राइट टू रिपेयर से जुड़ी चिंताएं, तो एप्पल, टेस्ला आदि जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस अधिकार के खिलाफ निम्नलिखित तर्क दिए हैं। उनके अनुसार राइट टू रिपेयर के उपकरणों की मरम्मत करने वाला कोई तीसरा पक्ष उनकी बौद्धिक संपदा तक पहुंच प्राप्त कर लेगा। उनकी यह भी चिंता है कि अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा मरम्मत करने से उनके उपकरणों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यहाँ देखते हैं भारत में राइट टू रिपेयर के लिए रूपरेखा तैयार करने का महत्व क्या क्या देख लेते हैं। तो उत्पादन की संधारणीय तरीके से खपत को बढ़ावा देने में सहायक, उपभोक्ताओं और उत्पादन के खरीदारों को सशक्त बनाने में सहायता, नियोजित अप्रचलन, प्लान्ड
ऑब्सोल्वेंस की रणनीति को हतोत्साहित करने में सहायक। नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत कंपनी उत्पादन को कुछ इस तरह डिजाइन करती है कि वह सीमित समय तक उपयोग में रहे और उसके बाद उसे बदलना जरूरी हो जाए। फिर अगला, उपकरण के मूल विनिर्माताओं और तृतीय पक्ष खरीदारों व विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक। संबंधित सुर्खी क्या है? राइट टू रिपेयर पोर्टल से देखते हैं तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर उत्पादक या विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद वितरण के मैनुअल को साझा करेंगे। इससे ग्राहक किसी उत्पादन की मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय तीसरे पक्ष द्वारा भी स्वयं रिपेयर कर सकते हैं। प्रारंभ में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरणों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। अगला टॉपिक है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत प्राधिकरण का दायरा। स्कोप ऑफ अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट 2021। सुर्खियों में क्यों रहा ये? तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA और अन्य निकायों के कामकाज को शुरू करने की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? तो सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि 2021 की बांध सुरक्षा अधिनियम मुल्ला पेरियार बांध को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच के चिरस्थायी कानूनी विवाद को समाप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बांध सुरक्षा अधिनियम के बारे में देखते हैं क्या है। तो यह आपदाओं को रोकने के लिए बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव हेतु एक व्यापक अधिनियम है। यह अधिनियम 2 विशेष निकायों की स्थापना को अनिवार्य करता है। ये निकाय नीतियों को विकसित करने, बांध सुरक्षा मानकों के लिए विनियमों की सिफारिश करने और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने पर केंद्रित होंगे। ये 2 विशेष निकाय कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति तथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NSDA। इस अधिनियम के तहत बांध स्वामित्व धारकों को एक आपातकालीन कार्य योजना तैयार करनी होगी। साथ ही उन्हें निर्धारित नियमित अंतरालों पर प्रत्येक बांध के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करने होंगे। क्या आप जानते हैं विशाल बांधों की संख्या 5334 के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। तो मुल्ला पेरियार बांध क्या है यह देख लेते हैं। यह बांध केरल और तमिलनाडु के बीच का विवाद बना हुआ है। यह 126 वर्ष पुराना एक बांध है। इसके स्वामित्व, संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है। यह पेरियार नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। यह नदी तमिलनाडु में उद्भव होने के बाद केरल से प्रवाहित होती है। बाढ़ द्वारा निर्मित जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। विवाद हेतु उत्तरदायी कारण क्या क्या है? तो देखते हैं। वर्ष 1886 में त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश शासन के साथ 999 वर्ष के पट्टे के समझौते लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत मुल्ला पेरियार बांध के परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंप दिया गया। केरल का दावा है कि बांध की संरचना कमज़ोर है और यह किसी भी समय नष्ट हो सकता है। इससे राज्य में हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है। दूसरी ओर तमिलनाडु का दावा है कि मुल्ला पेरियार बांध सुरक्षित है तथा अच्छी तरह से प्रबंधित है। रूल कर्व। तमिलनाडु जल संसाधन संगठन के अनुसार मुल्ला पेरियार बांध देश का पहला जलाशय बन गया है जिसके लिए एक रूल कर्व लागू किया गया है। रूल कर्व एक सारणी है। यह 35 वर्षों के वर्षा आकलन के आधार पर एक वर्ष में भिन्न भिन्न समयावधि के दौरान जलाशय में भंडार के लिए जल या रिक्त स्थान की मात्रा को निर्दिष्ट करती है। रूल कर्व विधि के तहत किसी जलाशय की भारी अंतर्वाह प्राप्त होने पर जल के अनुमेय अधिकतम स्तर तक संग्रहित करने की अनुमति नहीं होती है। यह किसी बांध के मुख्य सुरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इडुक्की रिजर्वायर भी है, फिर सुरुलियर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, फिर पेरियार टाइगर रिजर्व है और फिर उसके नीचे मुल्ला पेरियार बांध है। आइए देखते हैं सुर्खियों में रहे जल विद्युत परियोजनाएं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन न्यूज़। कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है देख लेते हैं। तो कांवर जल विद्युत परियोजना, कांवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
स्थान कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। नदी है चिनाब नदी। अन्य विवरण: चिनाब बेसिन की क्षमता का दोहन करने के लिए शुरू की गई अन्य परियोजनाओं: कार्यरत अथवा निर्माणाधीन बाघिलार जलविद्युत परियोजना, दुलहस्ती पावर स्टेशन, सलाल पावर स्टेशन, पाकल दूल जलविद्युत परियोजना, किरू जलविद्युत परियोजना, किरथाई 2 जलविद्युत परियोजना। अगला है अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना। स्थान क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के इंकियोंग में। नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्रा। अन्य विवरण क्या है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC को 10 गीगावाट विद्युत ऊर्जा के भंडारण की परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इसको निर्मित करने का प्रमुख उद्देश्य चीन की सियांग नदी का जल डायवर्जन योजना को संतुलित करना है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी को जलराशि प्रदान करती है। अगला है दिबांग जलविद्युत परियोजना DHP। स्थान होगा अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी जिला। नदी हो जाएगा दिबांग। इसका बांध आंसू पानी और दिबांग नदियों के संगम के ऊपर अपस्ट्रीम स्थित है। अन्य विवरण हो जाएंगे: DHP को समुद्र तल से 278 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित किया जाएगा। इसे विश्व के सबसे ऊंचे कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध के रूप में डिजाइन किया गया है। अगला है इटालियन जलविद्युत परियोजना। स्थान हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। दिबांग घाटी पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवस्थित है। यह वनस्पतियों और जीवों की विशेष एवं स्थानीय प्रजातियों जैसे कि बांध, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाई गोल्डन कैट, रेड पांडा आदि का अधिवास स्थान है। नदी हो जाएगा दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी के एक सहायक नदी। अन्य विवरण हो जाएंगे: इसे 2008 में प्रस्तावित किया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 3097 मेगावाट है। इसमें दीर नदी और टैगन नदी पर 2 बांधों का निर्माण की परिकल्पना की गई है। अन्नोपानी लघु HEP और अथुनली HEP टैंगन नदी पर अन्य HEP हैं। अगला न्यूज़ है गहरे समुद्र में खनन डीप सी माइनिंग। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA की बैठक के 27वें सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने गहरे समुद्र में खनन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने रेखांकित किया है कि गहरे समुद्र में खनन से प्रजातियों और गहन समुद्री पर्यावास के पारिस्थितिकी तंत्र या अलग अलग तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। गहरे समुद्र में खनन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो गहरे समुद्र में खनन के तहत गहरे समुद्र के तल से कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता और अन्य दुर्लभ धातुओं से समृद्ध अयस्कों को निकाला जाता है। विश्व के महासागरों के तलों का 54% किसी भी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है। यहाँ मौजूद खनिज संसाधनों को संपूर्ण मानव जाति के लिए साझी विरासत माना जाता है। गहरे समुद्र में ऐसे कोई दुर्लभ खनिज है जो बैटरी, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि और अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए आवश्यक है। यह दुर्लभ खनिज 3 मुख्य संसाधन प्रकारों में पाए जाते हैं। पॉलीमेटिकल नोडल्स, ये तल में मौजूद ठोस आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड हैं। ये लगभग 3500 से 6000 मीटर गहरे जल के तल पर तलछट से प्राप्त होते हैं। फिर अगला है सीफ्लोर मैसिव सल्फाइड या पॉलीमेटलिक सल्फाइड या टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं और ज्वालामुखी क्षेत्र के साथ 500 से 5000 मीटर की जल की गहराई में बनते हैं। अगला है कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रास्ट। ये 400 से 7000 मीटर की गहराई पर समुद्री पर्वतों और कटकों पर उभरी चट्टानों रॉक आउटक्रॉप्स पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए मैप में देखिए दिखाया हुआ है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स इन एशिया। तो एशिया में कैसे कैसे होता है? तो इंडियन ओशन दिख रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक दिख रहा होगा, क्लोरीन क्लिप्टन जोन दिख रहा होगा, मिड अटलांटिक रिज दिख रहा होगा, साउथ अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा। तो जो ब्राउन कलर से दिखा रहा है वह पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में दिखा रहा है। ग्रे कलर से जो दिख रहा है वह कोबाल्ट रिच
फेरोमैग्नीज क्रश दिख रहा है, और जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड है वह पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स दिख रहा होगा। आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं आराम से। अंतर्राष्ट्रीय सागर नितल प्राधिकरण ISA, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो किंगस्टन जमैका में है। उत्पत्ति कैसे हुई? तो यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह 1994 में अस्तित्व में आया, जब संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अधिनियम UNCLOS 1982 लागू हुआ था। उद्देश्य क्या होगा? तो गहरे समुद्री नितल से संबंधित गतिविधियों से पैदा होने वाले हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण के प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करना। सदस्यता क्या हो जाएगी? तो 167 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ सहित 138 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो जाएगी? तो UNCLOS ने 2 अन्य संसाधनों की भी स्थापना की। यह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून अधिकरण ITLOS और महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग CLCS। अगला न्यूज़ है नदी परियोजना है, रिवर प्रोजेक्ट्स। तो देख लेते हैं, कई सारे रिवर प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। पहला है कालसा बंडोरी परियोजना। केंद्र ने कालसा बंडोरी नहर निर्माण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत महादायी नदी की 2 सहायक नदियों कालसा और बंडोरी से जल मालप्रभा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। महादायी नदी को मांडोवी के नाम से भी जाना जाता है। मांडोवी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर बहती है। इस परियोजना का लक्ष्य मांडोवी नदी पर कई बांधों का निर्माण करना है। इन बांधों के निर्माण का उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के सूखे प्रभावित शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना है। अगला है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP। हाल ही में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति SCILR की 20वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में समिति ने ILR के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना के एक हिस्से के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के साथ पर्वतीय कालीसंग चंबल PKC संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने पर विचार करने वाले प्रस्तावों को अपनी मंजूरी प्रदान की है। SCILR का गठन सितंबर 2014 में नदियों के जोड़ों ILR कार्यक्रम को आपसी परामर्श के जरिए लागू करने के लिए किया गया था। ERCP के अंतर्गत चंबल बेसिन के भीतर जल के अंतर बेसिन स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है। ERCP वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार करेगा, जो राजस्थान के 23.67% क्षेत्र और राज्य की 41.13% आबादी को जल की आपूर्ति करेगा। अगला है रिपोर्ट और सूचकांक। तो कौन कौन सा रिपोर्ट आया और इसका क्या क्या रिपोर्टिंग है, आइए देखते हैं पहले हम लोग। तो पहला रिपोर्ट है फॉरेस्टिंग इफिशिएंसी एनर्जी ट्रांजैक्शन। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच। तो यह रिपोर्ट अलग अलग देशों की ऊर्जा संरक्षण की वार्षिक प्रगति के मानक के रूप में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का उपयोग करती है। यह सूचकांक ऊर्जा त्रिकोण के 3 आयामों और ऊर्जा संक्रमण को सक्षम बनाने वाले आयामों पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य ऊर्जा उत्पादन और खपत के लिए जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर पवन एवं सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाने से है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक फ्रेमवर्क। तो यहाँ देखते हैं सिस्टम प्रदर्शन अनिवार्यता। तो ऊर्जा त्रिकोण में क्या क्या हो जाएगा? तो सुरक्षा और पहुंच, पर्यावरणीय सततता और आर्थिक विकास और समृद्धि। फिर उसी तरह से संक्रमण तत्परता, सक्षम आयाम क्या हो जाएगा? सक्षम आयाम तो पूंजी और निवेश, विनियमन और राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थाएं और गवर्नेंस, मानव पूंजी और उपभोक्ता भागीदारी, अवसंरचना और अभिनव कारोबारी परिवेश और ऊर्जा प्रणाली संरक्षण। अगला है न्यूज़ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। यह भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसे विश्व आर्थिक मंच WEF ने येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से तैयार किया है। EPI का प्रकाशन द्विवार्षिक रूप में किया जाता है।
इसे 2002 में पर्यावरण संसाधनीय सूचकांक के रूप में आरंभ किया गया था। EPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवत्ता वाइटलिटी के आधार पर 180 देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 18.9 EPI के स्कोर के साथ भारत 180वें स्थान पर है। अगला रिपोर्ट है REN 21 की नवीकरणीय ऊर्जा 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। REN 21 रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है? तो REN 21 मतलब 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क। REN 21 विज्ञान, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का एकमात्र वैश्विक समुदाय है। यह समुदाय सामूहिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार के लिए कार्य करता है। इसे 2004 में नवीकरणीय ऊर्जा फॉर वॉन 2004 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम के रूप में गठित किया गया था। भारत संबंधी निष्कर्ष क्या होगा? तो भारत ने 2021 में लगभग 15.4 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इसी वर्ष चीन ने 136 गीगावाट और अमेरिका ने 43 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत ने अब नई सौर फोटोवोल्टिक सोलर PV क्षमता के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में चीन 305.9 गीगावाट के बाद भारत 60.4 गीगावाट विश्व में चौथे स्थान पर है। 2021 में ऊर्जा क्षमता जोड़ने के मामले में भारत की रैंकिंग इस प्रकार है। भारत ने नई सौर जल तापन क्षमता वृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत जल विद्युत क्षमता वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर है और भारत इथेनॉल उत्पादन के मामले में 5वें स्थान पर है। अगला है रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2022। जारीकर्ता इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। IRENA क्या हो जाएगा? तो एक अंतर सरकारी संगठन है। यह देशों को संधारणीय ऊर्जा संसाधन विकल्प अपनाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भी कार्य करता है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि हुई है। अगला रिपोर्ट है वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन लागत, रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2022। जारीकर्ता हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसमें निम्नलिखित के कारण अक्षय ऊर्जा RE बेहतर हुई प्रतिस्पर्धात्मक पर प्रकाश डाला गया है। जीवाश्म ईंधन की बढ़ती लागत, प्रौद्योगिकी सुधार, RE की दक्षता और पैमाने में वृद्धि जैसे फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, RE लागत में गिरावट आदि। अगला न्यूज़ है, अगला रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा और रोजगार वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2022, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब एनुअल रिव्यू 2022। जारी करता है। यह रिपोर्ट RENA और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा से जुड़े रोजगार के नवीकरणीय अनुमान प्रदान करती है। भारत से संबंधित निष्कर्ष है तो भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में 3.4 मिलियन रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वैश्विक जल विद्युत रोजगार में भारत का योगदान लगभग 18% है। इसके बाद ब्राज़ील का स्थान है। उद्योग द्वारा अक्षय ऊर्जा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या 2020-21 रोजगार संख्या हजारों में। तो सौर PV 217, द्रव जैव ईंधन 35, जल विद्युत 414, पवन ऊर्जा 35, सौर ऊर्जा एवं शीतलन 19, ठोस बायोमास हो जाएगा 58, बायोगैस हो जाएगा 85, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा संकेतन इस समय रिपोर्ट नहीं है, कुल हो जाएगा 863। यह हज़ारों में दिया हुआ है, मतलब 8,63,000 के आसपास यह आएगा। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022, रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022 या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो अगले 5 वर्षों में होने वाले वैश्विक
विद्युत क्षमता विस्तार में 90% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का होगा। इसका अधिकांश हिस्सा भारत में होगा। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 से 2027 की अवधि में 145 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लगभग दोगुना कर लेगी। इस वृद्धि में 3/4 हिस्सा सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा का होगा। इसके बाद अपतटीय ऑनशोर पवन ऊर्जा का 15% हिस्सा और शेष हिस्सा जल विद्युत का होगा। अगला रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, मगर उस रिपोर्ट को हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।